हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी और यांत्रिक के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका मैथ्स स्पेशल होगा, यानी आपके इस प्रैक्टिस सेट्स में हम आपको मैथ्स के रिगार्डिंग जो भी आपके सेक्शन 1 में स्टेज 1 में जो मैथमेटिक्स पढ़ने हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस देंगे। सभी चैप्टर्स के कंबाइंड क्वेश्चंस यहाँ पे दिया जाएगा। सो आपके ये प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो एक एक क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिए और क्वेश्चंस के बनाने के तरीका को सीखिए। जो भी फॉर्मूला, जो भी कंसेप्ट, जो भी आपके नए पैटर्न सामने आते हैं क्वेश्चंस के, उनको सीखना है, ताकि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएँ तो आप उसको वहाँ पे बनाने में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप आसानी से आप कम समय में उसे बना सके। ठीक है, नए क्वेश्चंस सीखने का, नए क्वेश्चंस देखने का यही मकसद होता है कि अगर दोबारा उस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाए तो हमें उसको बनाने में समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। और इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर ही पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। और बता दें आपको कि वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें, ताकि आपके लिए इसी तरह के रेगुलर और आपके बेहतर कंटेंट आपके लिए हम प्रोवाइड करवा सके। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अ फादर इज 30 ईयर ओल्ड देन हिज सन। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, सो सभी बच्चे आपको देखने में परेशानी नहीं होगी और सभी बच्चों को अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, आपको जो भी लैंग्वेज स्पेसिफिक अच्छा लगता हो उस लैंग्वेज को चुनिए और उसको पढ़िए। हालांकि लैंग्वेज मैटर नहीं करता है मैथमेटिक्स में भी, तो लेकिन आपको जो भी सहूलियत के अनुसार जो भी आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस हो आपका, उसको चुन के और उसको पढ़ने की बनाने का प्रयास कीजिए। ये प्रैक्टिस सेट सेशन है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल काम क्या करना है कि खुद से बनाने का प्रयास करना है। नहीं बनता है तो देन फिर हमारे सोल्यूशंस को देखना है। ठीक है, और जल्दी आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट्स को भी लॉन्च करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको आप खुद से जाके ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स आप दे पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। नंबर 1 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि अ फादर इज 30 ईयर ओल्ड देन हिज सन। एक पिता क्या है अपने, ए फादर इज 30 ईयर्स ओल्ड देन हिज सन। एक पिता जो है वो अपने बच्चे से कितना 30 ईयर्स ज़्यादा है। ठीक है, 30 ईयर्स उनका क्या है, ज़्यादा एज है। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल के बाद वो अपने सन के एज के 3 गुना हो जाते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द फादर्स परसेंटेज। तो फादर का परसेंटेज क्या होगा। एक पिता अपने पुत्र के 30 वर्ष बड़ा है, एक पिता जो है वो अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है। तो हम मानते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, हम लेट करते हैं, यहाँ पे हम लेट करते हैं कि सन का जो एज होगा, सन एज यानी आपका जो पुत्र होगा उनका एज होगा एक्स। ठीक है, एक्स वर्ष या फिर एक्स ईयर ले लेते हैं, चलिए एक्स ईयर। तो यहीं पे फादर का एज क्या हो जाएगा, फादर का एज क्या हो जाएगा, अगर पुत्र का जो, अगर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करके लिखा है कि लेट हम करेंगे सन का परसेंटेज। ठीक है, सन का परसेंटेज अगर एक्स ईयर है तो आपके जो फादर होंगे उनका परसेंटेज क्या हो जाएगा, उनका परसेंटेज क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार 30 ईयर ज़्यादा है, तो ये एक्स प्लस 30 हो जाएगा, यही हो जाएगा एक्स प्लस 30 ईयर्स। तो फिर कहा जा रहा है कि ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन आफ्टर 5 ईयर। 5 साल के बाद अपने सन के कितना 3 गुना हो जाते हैं। ठीक है, तो 5 साल के बाद उनके सन के कितना 3 गुना हो जाते हैं। तो मान लेते हैं कि सन का जो एक्स है, 5 साल के बाद सन का जो एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5 हो जाएगा। और इनके पिता का एज कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 30 प्लस 5 यानी एक्स प्लस 35, ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार कहा जा रहा है कि जो सन है, उनके फादर हैं, वो अपने सन से 3 गुना बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर सन में 3 गुना से बराबर कर देंगे तो ये हमारे फादर्स के एज के बराबर हो जाएंगे 5 साल के बाद का। फिर से सुनिए क्वेश्चन के अनुसार कहा जा रहा है कि जो सन है, एक फादर है और एक सन है। ठीक है, तो कहा जा रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि जो फादर है अपने सन के कितना 30 ईयर्स सन से ज़्यादा है उम्रदार। ठीक है, तो अगर सन का परसेंटेज एक्स होगा तो फादर का एज कितना होगा, 30 प्लस एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार 5 साल बाद जो फादर है उनका एज 3 गुना हो जा रहा है अपने सन के एज से। तो सन का एज 5 साल बाद कितना होगा, सन के एज में 5 जोड़ देंगे तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा। फादर का एज कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 30 है, तो एक्स प्लस 30 प्लस 5 तो एक्स प्लस 35 हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि फादर जो है वो अपने सन के 5 ईयर बाद 3 गुना है। तो सन में अगर 3 से गुना कर देंगे तो जो एज होगा वह एज तो आपके फादर के एज के बराबर हो जाएगा, 5 साल बाद के एज के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने वही किया है। ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा हम बोलिएगा, आपको समझाएंगे। हालांकि आपको ये अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो 3x प्लस 5 3 15 इक्वल टू एक्स प्लस 35। तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 20, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन के अनुसार फादर्स का परसेंटेज कितना आ जाएगा, तो फादर्स का परसेंटेज हमने माना है एक्स प्लस 30, तो 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 30, तो 10 प्लस 30 आपका हो जाता है 40 ईयर्स। ठीक है, 40 ईयर्स ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब कुछ बच्चे इसमें 30 लगा देंगे जो कि गलत हो जाएगा। आपको याद रखिएगा कितना होगा, 30 में 10 प्लस करेंगे, क्योंकि हमारा जो परसेंटेज है वो हमने एक्स प्लस 30 माना है।
समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 2 में लिखा जा रहा है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है। सो इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्लस का मतलब होता है डिवाइड, प्लस का मीन्स डिवाइड का साइन, ठीक है। डिवाइड का मीन्स माइनस का साइन, माइनस का मीन्स गुना का साइन, गुना का मीन्स जोड़ का साइन, ठीक है। तो देन 12 + 4 × 2 गुने 6 - 4 डिवाइडेड 2 का वैल्यू क्या होगा। तो 12 + 4 × 2 गुने 6 - 4 डिवाइडेड 2 ऐसा दिया जाए। तो हम सबसे पहले लेंगे कि जो साइन हमारा ऊपर दिया गया है उस साइन के अकॉर्डिंग इसके सारे साइन को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जो साइन हमें ऊपर दिया गया है उस साइन के अकॉर्डिंग इसके साइन को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो 12 लिखेंगे, प्लस के साइन को क्या माना जा रहा है, डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड लिखेंगे, ठीक है। फिर 4 लिखेंगे, गुना के साइन को क्या माना जा रहा है, तो मल्टीप्लाई के साइन को माना जा रहा है आपका माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई मीन्स जोड़, इसको जोड़ माना जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर क्या कहेंगे, फिर ये ऐसा ब्रैकेट है, ब्रैकेट छूट गया था। फिर क्या लिखेंगे हम, माइनस, गुना के जगह पे क्या लिखेंगे, जोड़, क्योंकि गुना मीन्स है जोड़, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ दिए। फिर माइनस के जगह पे क्या है, माइनस मीन्स गुना, ये क्या है, गुना 4, ठीक है। एक सेकेंड, जोड़ने के बाद हमें 6 लिखना है, फिर गुना 4 लिखना है, और डिवाइड के साइन को क्या माना जा रहा है, माइनस माना जा रहा है, तो -2 हो गया। अब समझ आ रहा है। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 12 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 × 12, 3 + 2 + 6, और ये क्या है, 6 × 4 = 24, तो 24 - 2 कर देंगे। तो 3 + 2 कितना आएगा आपका, यहाँ पे एक सेकंड कुछ छूट रहा है लगता है, चलिए ठीक है, कुछ नहीं छूट रहा है। तो 3 + 2 कितना आता है, 5 आता है। 3 + 2 कितना आएगा आपका, 5 आएगा। तो 5 + 24 में से 2 गया तो 22, तो 5 + 22 कितना होगा आपका, 27, कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा। तो आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है और ये आपका स्कोरिंग क्वेश्चन होता है। इसमें आपको कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस घट जाते हैं। क्यों घट जाते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन सभी बच्चे सही बनाते हैं। सो इस तरीके के क्वेश्चन में कभी गलती नहीं टॉलरेट किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 क्वेश्चन में देख सकते हैं, लिखा जा रहा है कि द सम ऑफ 2 नंबर इज 7, 2 नंबर का जो सम है वो कितना है, 7 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, तो व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो 2 नंबर का सम 7 है, 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 12 है, तो उनके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। तो मानते हैं एक नंबर ए है, अदर नंबर बी है, तो दोनों नंबर का सम 7 है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है आपका 12 है, तो उनके रेसिप्रोकल का सम यानी 1/a + 1/b का सम क्या होगा। तो 1/a + 1/b का हम एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा a × b और ऊपर आ जाएगा b + a, ठीक है। तो b + a का वैल्यू कितना है, 7 है, और ab का वैल्यू कितना है, 12 है। तो आंसर क्या हो गया, 7/12, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 में लिखा जा रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 5 आर देयर फ्रॉम 1 to 200, कितने 5 के मल्टीपल होंगे 1 से 200 के बीच, ठीक है। विच आर नॉट मल्टीप्लाई बाई 4, जो कि 4 से मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। कितने ऐसे मल्टीपल होंगे 1 से 200 के बीच जो कि 5 से मल्टीपल होंगे लेकिन 4 से मल्टीपल नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यह निकालेंगे कि 1 से 200 के बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जो 5 से मल्टीपल होंगे। तो 1 to 200 में मल्टीपल ऑफ 5 जो 5 से मल्टीपल हो, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 200 है तो 200 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी 40 हमारे ऐसे मल्टीपल होंगे, नंबर होंगे जो कि हमारे क्या होंगे, 200 के मल्टीपल होंगे। यानी 200 में 1 से 200 के बीच में कटने वाले नंबर होंगे जो कि 5 से कटेंगे, ठीक है। वो कितने नंबर होंगे, ऐसे नंबर 40 होंगे। अब देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो देखिएगा कि सबसे पहले तो 5 होगा, वो कटेगा किससे, 5 से, फिर 10 कटेगा, फिर 20 कटेगा, 20 कटें, फिर 15 भी तो कटेगा ना, फिर 15 कटेगा, फिर 20 कटेगा, फिर 25 कटेगा, अप टू कहाँ तक, आगे तक जाएगा, और लास्ट में आपका 200, ये 200 भी कटेगा, ठीक है। तो ये 200 तक आपका 200 भी तो कटेगा, तो लास्ट हमारा 200 कटेगा। आपने एपी पढ़ा होगा तो इस आपको दिख रहा होगा ये एक प्रकार का एपी है। तो एपी का फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस भी क्या है, 5 है, तो ए = 5, कॉमन डिफरेंस = 5, और लास्ट जो नंबर है वो कितना है, लास्ट डिजिट हमारा यानी L = 200, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो 200 है ये कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कि किसी भी एपी के किसी भी टर्म को लिखने का तरीका क्या होता है, तो n = क्या होता है, n = a + n - 1 × d, n क्या है, जितना नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 200 हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट टर्म ए यानी 5 + n - 1, हमें निकालना है n का वैल्यू कि ये जो 200 है ये कितने नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो n - 1 × d, d कितना है आपका, d तो आपका 5 ही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 + 5n - 5, तो 5 से 5 कट गया 200, तो यहाँ से 5n = 200, तो n = कितना हो गया आपका, n = कितना हो गया आपका, 5 × 20 यानी आपका 40। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे आपके, इस एपी में 40 होंगे, तो आपका जो मल्टीपल होगा 1 से 200 के बीच में 5 से मल्टीपल, तो वो कितने होंगे, 40 होंगे। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्ट बच्चे हैं, दिमाग आपको है आपके पास, पहले से भी आपने ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास किया है या फिर आपने पहले से ऐसे क्वेश्चंस को बनाया है, तो अब आपको इतना करने की जरूरत नहीं होगी। सिंपली क्या करना है, 200 को 5 से भाग देना है, आपका 40 आ गया, यानी 40 ऐसे टोटल मल्टीपल होंगे, ठीक है। ये आपका
इसका तरीका था आपको निकालने का। हालांकि आप एक लाइन में भी निकाल सकते थे ऐसा, तो ये आपने निकाला। फिर आपको क्या निकालना है कि मल्टीपल तो हमने निकाल लिया 1 से 200 के बीच जो कि 5 से डिविजिबल है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये नहीं पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसा मल्टीपल बताना है 1 से 200 के बीच जो 5 से तो डिविजिबल हो ही, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं हो। तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि 4 के मल्टीपल में और 5 के मल्टीपल में कौन सा ऐसा कॉमन आता है। तो आप देख सकते हैं कि 4 के मल्टीपल में एक ही बार 20 जो आएगा वो कॉमन आएगा। जैसे 20 से पहले जो भी है वो 4 के मल्टीपल में कभी नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन 20 आएगा। कैसे? 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 3 जा 4 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, यानी एक ही बार डायरेक्टली 20 आ रहा है। फिर कितना आएगा 20 के बाद एक ही बार कितना आएगा आपका, एक ही बार लास्ट में 40 पे आएगा, यानी उससे पहले कोई सा नंबर नहीं आएगा जो कि आपको डिविजिबल होगा, आपका 5 और 4 के बीच में कॉमन होगा, ठीक है। फिर आप देखिएगा 4 और 5 के बीच में कॉमन आने वाला नंबर क्या होगा आपका, फिर 60 होगा, फिर 80 होगा, फिर 100 होगा, ठीक है। फिर कितना आएगा 20 बढ़ते चल जाइए, 120, फिर 140, फिर कितना आएगा 160, फिर 180, फिर 200। ये सभी नंबर्स जो होंगे वो आपके 4 से भी कटेंगे और आपके 5 से भी कटेंगे, लेकिन हमें 4 से कटने वाला नंबर नहीं चाहिए। तो सबसे पहले जोड़ लेंगे ये कितने नंबर है, इसकी संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या आप देख सकते हैं कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है, 10 ऐसा संख्या है। तो 4 से मल्टीपल होने वाला संख्या कितना है, डिविजिबल बाई 4, ठीक है। ये किसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ये क्या है आपके 4 से डिविजिबल होने वाले संख्या है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है कि नंबर क्या लिखेंगे, हमें क्वेश्चन के अनुसार क्या निकालना है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखेंगे यहाँ पे मल्टीपल्स, या फिर लिखेंगे हम यहाँ पे टोटल, हमारा टोटल नंबर क्या है, टोटल नंबर 1 to 200 इन 1 to 200 मल्टीपल ऑफ 5 बट नॉट 4, टोटल नंबर इज 1 से 200 में जो कि 5 से मल्टीपल हो लेकिन 4 से मल्टीपल नहीं है, उसका टोटल नंबर कितना है। तो टोटल नंबर उसका है आपका, पहले वाला कितना है 40 आया है, उसमें से हम क्या करेंगे 4 वाले मल्टीपल को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। ऑप्शन मैच करिएगा, ऑप्शन में कौन सा है, जी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इतना जो हमने लिखा है आपको, तो ये झंझट आपको एग्जामिनेशन में नहीं लिखना है, आपको सिंपली समझना है कि 5 से मल्टीपल होना चाहिए, 4 से मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो 5 से मल्टीपल होने वाला 1 से 200 के बीच कितना संख्या होगा, 40 संख्या होगा। 4 से मल्टीपल होने वाला तो कैसे पता चलेगा हमें, तो 4 से और 5 के बीच जो कॉमन होगा वही आपका 4 से भी मल्टीपल होगा और 5 से भी मल्टीपल होगा। तो 4 से मल्टीपल होने वाले संख्या 1 से 200 के बीच में आपको जो कि 5 के साथ कॉमन हो वो आपको लिख देना है, और उसमें से क्या करना है आपको 5 से मल्टीपल वाले में से 4 के मल्टीपल वाले कॉमन संख्या को घटा देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस हैं, ये आपको अच्छे नंबर में क्वेश्चंस ऑफ नंबर में गिने जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, ठीक है। तो आपको अब ये गलती नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 5 नंबर में, तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 18 माइनस 2 रूट अंडर 77, रूट अंडर 18 माइनस 2 रूट अंडर 77, यही क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए, आपको जब इस तरह के क्वेश्चन दिया जाए तो आप कोशिश कीजिए कि ये आपको a प्लस बी या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म पे इसको तोड़ने का, ठीक है। तो आप 18 को क्या लिख सकते हैं, आप 18 को लिख सकते हैं 11 प्लस 7, 11 7 18 होता है, माइनस 2, इसको क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 77 को, आप रूट अंडर 77 को लिख सकते हैं रूट अंडर 11 इंटू रूट अंडर 7, ठीक है। आप क्या कीजिए, इस 11 को आप रूट अंडर 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार आप रूट 7 को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ 2 इंटू रूट अंडर 11 इंटू रूट अंडर 7। आपको क्या दिख रहा है, आपको कुछ दिख रहा है क्या, हमें तो दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये ऐसा है, तो ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 7 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से आपका रूट हट गया, तो आपका वैल्यू क्या आ गया, आपका सिंपली वैल्यू आ गया आपका रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 7, ये आपका आंसर होगा। तो रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 7, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। नंबर 6 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 420 आर प्राइम नंबर, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 420 आर प्राइम नंबर। तो कितना आपको कहा जा रहा है कि 420 के प्राइम नंबर जो है ये आपके, इसके कितने फैक्टर्स होंगे। चलिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 420 के कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो कि प्राइम नंबर होंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 420 आर प्राइम नंबर, 420 के कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो कि प्राइम नंबर होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। 420 को तो सबसे पहले तोड़ते हैं, 420 को सबसे पहले क्या करते हैं, तोड़ते हैं। नंबर भी बहुत बढ़िया है 420, ठीक है। तो 420 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पे कितने प्राइम नंबर होंगे, तो एक तो 2 होगा, क्या होगा, एक तो सबसे पहले प्राइम नंबर 2 होगा,
3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो टोटल संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4, कितना हो गया, चार नहीं 4, ठीक है। तो 4 क्या होंगे आपके, कुल आपके 4 जो होंगे टोटल, यानी 4 होंगे जो कि आपके 420 के फैक्टर में प्राइम नंबर होंगे। तो आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 9। आपको कितने नंबर होंगे ये आपके, सॉरी, इसमें से कौन सा नंबर जो होगा वो आपके 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 9 से डिविजिबल होगा, ऐसा कितना नंबर होगा, ठीक है। तो 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, उस रूल के अनुसार कहा जाता है कि 9 से डिविजिबल होने वाले संख्या वह होते हैं कि अगर हम किसी संख्या के प्रत्येक डिजिट को जोड़ दें और वह डिजिट हमें क्या हो, आपका 9 से डिविजिबल हो जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा पूरा डिजिट 9 से डिविजिबल है। जैसे कि आपने 3 के बारे में पढ़ा होगा। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि किसी भी संख्या का सम, किसी भी संख्या के प्रत्येक डिजिट के सम को अगर जोड़ दें और वो सम हमारे 3 से डिविजिबल हो जाते हैं, तो हम कहेंगे कि वो पूरा संख्या हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। उसी प्रकार 9 में ये होता है कि जैसे आपको देख सकते हैं कि 2 3 4 5 6 1 है, जैसे 2 3 4 5 6 1 है, तो इसको हम जोड़ते हैं अगर, तो 4 3 7 8 9 9 1 10 और 10 20 1 21, ये क्या आएगा आपका 21 आ गया। यानी 21 अगर हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, 9 से डिविजिबल है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 9, कौन सा इनमें से 9 से डिविजिबल है। तो क्या 21 9 से डिविजिबल होगा, तो 9 9 2 18 और 9 3 27, तो ये तो आपका गलत हो गया, ये डिविजिबल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं। बी नंबर 4 4 4 1 2 3, तो इसको जोड़ते हैं, इनका सम निकालना है। इनका यहाँ पे आपको पढ़ने समय दोबारा दिक्कत ना हो, इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इनका सम निकालना है। तो इनका भी हमें क्या निकालना था, सम ही निकालना था। तो सम निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 क्या 4 से 9 से डिविजिबल होता है, तो डिविजिबल बाई 9 क्या है, 18 आपका 9 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि गिवन नंबर कौन नंबर है, 4 4 4 4 1 2 3 डिविजिबल बाई 9। तो हमें और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, देख लेते हैं इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दें और अब थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा दे, दो यहाँ पे कंडीशन होता है, थोड़ा सा दिमाग लगा दे या फिर थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा दे। अगर जो लोग थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर लेंगे, लेकिन जो लोग थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे वो इस क्वेश्चन को लेंदी लेते चले जाएंगे और क्या करेंगे, आधा से ज़्यादा समय अपना, कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन आप इतने समय में 5 क्वेश्चन बना पाते हैं, आप 5 क्वेश्चन का समय इसी में दे दीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि आप क्या कीजिए, 0.4 0.6 हर जगह देख रहे हैं आपको, यही दो नंबर दिख रहा है। तो आप क्या कीजिए, 0.4 को लेट कर लीजिए ए, 0.6 को लेट कर लीजिए बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ये हमारा है। और आपने ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पढ़ा होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले से, शायद नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आप सीख लीजिए, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आप सीख लीजिए। तो ये आपका कट जाएगा, वैल्यू क्या बच जाएगा, ए प्लस बी। हमने ए को क्या माना है, हमने ए को माना है 0.4 और बी को हमने क्या माना है 0.6। तो 0.4 प्लस 0.6, तो ये क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर 1.0 लिख सकते हैं इसको आप, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए और बी जो है एक साथ किसी काम को 20 दिनों में करता है, ठीक है। तो हम ए प्लस बी 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, यानी एक दिन का काम ए प्लस बी का कितना हो जाएगा, या फिर लिख सकते हैं कि 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी वो कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, ठीक है। ए एलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, तो बी एलोन कैन डू वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो ए अगर अकेला 30 दिन में करेगा तो बी कितना दिन में करेगा। तो ए 1 डे वर्क कितना होएगा आपका, ए अगर 30 दिन में करता है तो ए का एक दिन का वर्क कितना होगा, 1/30। तो हमें क्या निकालना है, बी का वर्क कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में वर्क करेगा। तो हम सबसे पहले यह निकालेंगे बी का एक दिन का वर्क कितना होगा। तो बी 1 डे वर्क, जैसे हम बता रहे हैं ना इस तरीके से आप वहाँ पे अप्लाई कीजिएगा ना, तो आपको बहुत कम समय में क्वेश्चन बनेगा और अच्छे तरीके से बन पाएगा। नहीं तो आप क्या हो जाएगा, कंफ्यूज होकर रह जाइएगा। सबसे पहले दिया जाए ए प्लस बी का साथ में काम दे दिया जाए। अगर 20 दिन है तो सबसे पहले आप ए प्लस बी के एक दिन का काम निकालिए। ए प्लस बी के एक दिन का काम निकालने के लिए 20 को क्या करना पड़ेगा, सीधे 1/20 कर दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, एक दिन का काम हो जाएगा, ठीक है। बी का काम दिया जा रहा है कि बी अकेले 30 दिन में काम करता है, तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए का काम अकेले 30 दिन जा रहा है, तो ए का काम एक दिन का क्या हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि बी का काम कितने दिन में करेगा, बी इसी काम को कितने दिन में करेगा। तो बी का काम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम बी का एक दिन का काम निकालेंगे। कैसे, ए प्लस बी का 1/20 है और सिंपली ए का 1/30 है, तो बी का नहीं निकल जाएगा, 1/20 माइनस 1/30
इससे हमें क्या निकल जाएगा, बी का एक दिन का वर्क निकल जाएगा। तो जब हमें बी का एक दिन का वर्क निकल जाएगा तो कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 1/60। तो जब बी का हमें एक दिन का वर्क निकल गया तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि टोटल वर्क, यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी अलोन वर्क, बी का अकेला वर्क कितना दिन में करेगा, एक दिन में कितना करेगा, 1/60 करेगा। तो उसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, सिंपली टोटल दिन उसको 60 दिन लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 60 दिन लग जाएगा, ठीक है, 60 डेज। यानी कहने का मतलब है कि ये जो 1/60 भाग अपना काम कर रहा है, यानी जो भी अपना काम किया होगा, जैसे मान लें कि वो किसी काम को 50, जैसे मान लेते हैं कि 50 को एक काम होगा, ठीक है, तो 50 काम का एक दिन का काम कितना होगा, 1/50, यानी जितना 50 को काम किया होगा उसका पहला जो काम होगा वो 1/50 होगा, यानी पहला भाग जो होगा 1/50 होगा। तो टोटल भाग क्या हो जाएगा आपका, 1/50 गुने 50 कर देंगे, ठीक है, सॉरी 1/50 को क्या करेंगे, सीधे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये आपका 60 हो जाएगा, ठीक। तो जब बी का एक दिन का वर्क निकल गया हमें 1/60, तो उसका टोटल वर्क कितना निकल गया, तो 60 डेज निकल गया, ठीक है। इसको उलट के लिख देना है। तो क्वेश्चन मैच कीजिए, ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपका यूनिट, सॉरी कह रहे हैं कि वर्क एंड आपके किसका है, ये क्वेश्चन है आपके वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको वर्क से जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी हमेशा पूछे जाते हैं, सो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पर भी थोड़ा वर्क जरूर कीजिएगा आप, ठीक है, ठीक है। वर्क एंड टाइम, तो वर्क कीजिएगा, उस पर टाइम दीजिएगा, तो वर्क एंड टाइम हो जाएगा आपका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। 10 नंबर में लिखा जा रहा है कि इफ़ यदि 2/5 ऑफ ए सिस्टर्न इज फिल्ड इन 6 मिनट, अगर 2/5 किसी सिस्टर्न, यानी क्या सिस्टर्न मतलब टंकी जो होता है वो 6 मिनट में भर जाता है। 2/5 ऑफ ए सिस्टर्न इज फिल्ड इन 6 मिनट, ठीक है। देन व्हाट इज टाइम इन मिनट नीडेड टू फिल द रिमेनिंग पार्ट, तो बचे हुए पार्ट को फिल करने में कितना समय लगेगा, आपसे यह पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर से कि क्या यदि कि 6/5 ऑफ सिस्टन, यानी सॉरी 6/5 करें, 2/5 ऑफ सिस्टन यानी 2/5वां भाग किसी टंकी का 6 मिनट के अंदर भर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 2/5 ऑफ सिस्टन कितना 6 मिनट में फिल हो जाता है, ठीक है। देन व्हाट इज द टाइम इन मिनट नीडेड टू फिल रिमेनिंग पार्ट, तो कितना टाइम लगेगा रिमेनिंग पार्ट को भरने में, यानी और भी बचे हुए जो पार्ट होंगे सिस्टम के उनको भरने में कितना मिनट लगेगा समय, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, बताइए कैसे बनाएंगे इसको हम क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है 2/5 ऑफ सिस्टम यहाँ पे आपको दिया गया है, तो आपको निकालना है कितना आपको बचे हुए रिमेनिंग पार्ट को भरने में कितना समय लगेगा, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि मान लेते हैं कि 1th पार्ट यानी 1th पार्ट ऑफ सिस्टर्न को निकालने में, सॉरी सिस्टर्न को भरने में कितना समय लगेगा। अगर 2/5 पार्ट ऑफ सिस्टर्न को भरने में 6 मिनट लगता है, तो 1/8 पार्ट को भरने में, यानी एक पार्ट को भरने में कितना समय लगेगा, तो आपको 6 मिनट अपॉन 2/5, ठीक है, यही लगेगा। तो रिमेनिंग भाग कितना है, तो आप 1 में से 2/5 को घटा लीजिए, यही रिमेनिंग होगा, तो इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 3/5। तो 3/5 पार्ट ऑफ सिस्टर्न को भरने में कितना लगेगा, तो ये आपको भरने में लगेगा 6/2/5 गुने 3/5, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, आपका 6 गुने 5/2 और ऊपर क्या हो गया आपका 3/5 हो गया। तो 5 से 5 कट गया, 2 से नहीं, आपका ये 2 से 3 टाइम्स कट गया, तो कितना हो गया आपका 3 3 9, यानी कितना आपको समय लगेगा, आपका 9 मिनट लगेगा। कितना लगेगा यहाँ पे लिख देते हैं आपका 9 मिनट, कितना 9 मिनट आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में आ चुका है, अब आपको शायद ये डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे हमने निकाला, 2/5 पार्ट सिस्टम का भरने में, किसी टंकी का भरने में 6 मिनट लग रहा है, तो उस टंकी का एक पार्ट यानी एक पार्ट भरने में कितना लगेगा, तो एक पार्ट उसका भरने में लगेगा 6 मिनट, कितना 6 मिनट बटे 2/5 यानी 2/5, ठीक है। तो इसको हमें रिमेनिंग पार्ट का कितना टाइम लगेगा पूछा जाए, तो रिमेनिंग पार्ट कैसे निकलेगा, तो 2/5, एक में से 2/5 घटा देंगे तो 3/5, यही रिमेनिंग पार्ट होगा। तो 3/5 भाग करने में कितना लगेगा कि 3/5 भाग को उस सिस्टम के भरने में कितना लगेगा, तो 6 मिनट गुने 2/5 गुने 3/5, एक का पार्ट इतना, तो 3/5 का इसको गुना कर देंगे, यूनिटी मेथड, सिंपल सी बात है। तो आंसर देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, 9 मिनट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्या थे आपके आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो कि आपको हमने बताया है, और किसी प्रकार का अगर इसमें त्रुटि होगा हमारे द्वारा तो उसको नेगलेक्ट कीजिएगा और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आज हमारा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, सो सर में थोड़ा सा दर्द आ रहा है, इस कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, सो इसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, नेक्स्ट मिलेंगे वीडियो में हम, और आपको इसी तरह के अच्छे वीडियो देने के लिए आपको हम बता दें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखिएगा और हमें लाइक सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के रेगुलर वीडियो ला सके, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।